Greetings everyone. Welcome to Study Smart Wala. Students, today we are going to continue with the chapter The Cold War Era. ठीक है, सो आज हम फिर से उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. सो आज के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे वो रहेंगे चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, नैम, नियो, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ नियो. आज हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे अपनी वीडियो में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the first topic is challenge to bipolarity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है. बाइपोलैरिटी मींस आपने जैसे मैग्नेट में देखा है दो पोल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टू पोल्स, राइट. एक्सट्रीम पोल्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ऐसे ही कोल्ड वॉर के टाइम पर बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट करती थी. कैसे? क्योंकि दो सुपर पावर्स थी. हमने ये बात की थी अपनी फर्स्ट वीडियो में भी कि दो सुपर पावर्स थी और वो दोनों क्या कर रही थी, अपनी आइडियोलॉजी पर उनकी राइवलरी थी. एक कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था, यूएस कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था, कैपिटलिस्ट. और सोवियत यूनियन यूएसएसआर क्या फॉलो करता था, अपनी कम्युनिज्म. तो बेसिकली क्या हो रहा था, इनके बीच में आइडियोलॉजी की राइवलरी थी. तो ये दोनों दो पोल्स की तरह एक्ट कर रहे थे जो कभी मिल नहीं सकते थे. तो राइवलरी ऑफ आइडियोलॉजी. तो दिस लीड्स टू द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन. तो मैंने ये आपको पहले भी बताया है, ठीक है. तो अब टॉपिक हमारा चेंज हुआ. टॉपिक क्या है, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी. मतलब कोई ना कोई ऐसा चीज आई है जो कि इनकी जो बाइपोलैरिटी है उसको चैलेंज कर रही है, ठीक है. अब वो क्या है, अब हम पढ़ेंगे. नैम केम एज ए चैलेंज टू दिस बाइपोलैरिटी. तो मैंने क्या लिखा है इधर, नैम आया, ठीक है. नैम क्या था, हमने नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है. तो इसके बारे में अभी मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी. तो नैम क्या था, चैलेंज के रूप में आया बाइपोलैरिटी, ठीक है. अब पढ़ेंगे. नैम ऑफर्ड द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका टू अडॉप्ट द थर्ड ऑप्शन, दैट इज नॉट टू ज्वाइन आइदर अलायंस. अब ये चैलेंज की तरह कैसे आया, देखो. ये क्या कर रही थी, यूएस और यूएसएसआर क्या कर रहे थे, अलायंसेस बना रहे थे. अलायंसेस एक था वेस्टर्न अलायंस जिसको हम यूएस बोल रहे थे, यूएस विद अदर कंट्रीज, ठीक है, जिसको हम नाटो भी बोल रहे थे, ठीक है. और सोवियत यूनियन क्या था, वो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जो थी, जो भी कंट्रीज थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, वो इसके साथ जाकर मिल रही थी, ठीक है. वो ईस्टर्न अलायंस बना रहा था. तो बेसिकली ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे ऐसे. अब उन दोनों की एक्सपेंशन के बीच में कौन आ गया, नैम आ गया. और नाम किस पे फोकस कर रहा था, जो भी डीकोलोनाइज्ड कंट्री थी, जो अभी अभी आजाद हुई थी, जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, उनके ऊपर फोकस कर रहा था. तो मैं आपको बताऊंगी कुछ कंट्रीज एशिया से थी, कुछ अफ्रीका से थी, और लैटिन अमेरिका. लैटिन अमेरिका में क्या क्या आता है बेटा जी, साउथ अमेरिका आता है, मैक्सिको आता है, सेंट्रल अमेरिका एंड आइलैंड्स ऑफ कैरेबियन, ठीक है. दोबारा से बताऊंगी. साउथ अमेरिका आता है, मैक्सिको आता है, सेंट्रल अमेरिका आता है एंड आइलैंड्स ऑफ कैरेबियन, ठीक है. उनको ना एक ऑप्शन दे दिया इसने, नाम ने भाई क्या ऑप्शन दे दिया, उन्होंने बोला कि आप ना तो यूएस के साथ ज्वाइन करो, ना यूएसएसआर ज्वाइन करो, आप नाम ज्वाइन करो, ठीक है. तो आप क्या ज्वाइन करो, नाम ज्वाइन करो. तो नाम का ओरिजिनेशन वहीं से होता है. अब ये है क्या, रूट्स ऑफ नाम की बात करेंगे. नाम मींस नॉन अलाइन मूवमेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट, तो फ्रेंडशिप बिटवीन लीडर्स फर्स्ट. अब हम करेंगे. तीन लीडर्स पहले आए, कौन थे, जोसेफ ब्रॉस टीटो जो कि यूगोस्लाविया से थे, जोसेफ ब्रॉस टीटो यूगोस्लाविया से, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, गमल अब्दुल नजीर इजिप्ट से. अब ये तीनों के तीनों मिलकर मीटिंग करते हैं. 1956 में मीटिंग होती है जिसमें और भी मेंबर्स आते हैं, यही नहीं कि तीनों कर रहे हैं, और भी मेंबर्स आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया के जो सुकर्नो थे और घाना के वामे नुकुरमहा स्ट्रांगली सपोर्टेड देम. उन्होंने इसको बहुत ही सपोर्ट किया. बाद में क्या होता है, जब ये पांचों के पांचों मिलकर नाम बनाते हैं, इनको बोला जाता है 5 फाउंडर्स ऑफ नाम. अंडरस्टूड. तो मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ अभी. तो नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर देखिए, अब्दुल नजीर इजिप्ट के, ठीक है, वामे वामे नुकुरमहद घाना से, जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया से, अब्दुल अब्दुल अहमद सुकर्नो इंडोनेशिया से, जोसेफ ब्रोस टीटो यूगोस्लाविया से, राइट. अब चलते हैं आगे. अब कुछ नाम की बातें करते हैं, ठीक है. नाम के अंदर अब आपको जानना जरूरी है नाम है क्या, दैट देखिए.
वेट, ओके, अबाउट नाम। तो फर्स्ट जो नॉन अलाइन मूवमेंट की जो समिट थी, जो मीटिंग थी जो उनकी, वो बेलग्रेड में हुई थी, जो कि सर्बिया में 1961 में हुई, ठीक है। फिर लेटेस्ट, जो अभी की जो लेटेस्ट है, लास्ट जो अभी तक हुई है, वो है 18 समिट, जो कि बाकू में हुई है। बाकू कहाँ है? अजरबैजान। कब हुई थी? अक्टूबर 2019। इसके अंदर पहले बेटा जी 1961 के अंदर 25 मेंबर्स थे, जस्ट कितने थे? 25 मेंबर्स। बट आज अगर हम बात करते हैं नाम की, तो आज उसके मेंबर्स 120 हो चुके हैं, जिनमें 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसकी बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है, वो जकार्ता में, इंडोनेशिया में है। ये किसके लिए काम करती है? एज ए पीस, कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो? पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। तो आज अगर हम ये बोले कि नाम की जो फाउंडेशन है, किस जो कौन से 3 फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि नाम की फाउंडेशन हुई, ठीक है। कॉपरेशन अमंग 5 कंट्रीज, जो इन्होंने कॉपरेशन दिखाई 5 कंट्रीज ने। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड वाइडनिंग एरिनाज, जिस देखो उस टाइम पे कोल्ड वॉर जब चल रहा था, तो कोल्ड वॉर ऐसा चल रहा था कि उसके एरिनाज बन गए थे। मैंने अपनी सेकंड वीडियो में, प्लीज नोट डाउन, आप मेरी सेकंड वीडियो जो है, फर्स्ट और सेकंड दोनों देखेंगे, देन यू मूव टू थर्ड वन। तो उसके अंदर क्या था बेटा जी? कोल्ड वॉर जो टेंशन है वो क्या हो गई थी? बढ़ती जा रही थी, और एरिनाज बढ़ रहे थे कोल्ड वॉर के। इसकी वजह से नाम ने बर्थ लिया। एंट्री ऑफ मेनी न्यूली डीकॉलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज क्या हो रही थी? डीकॉलोनाइज्ड हो रही थी, मतलब उधर से रूल, जो दूसरा कॉलोनियल रूल था वो जा रहा था, वो इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो उनके लिए नाम एक ऑप्शन था, राइट। सो अब करते हैं आगे, नाम के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन आइसोलेशन एंड नॉन न्यूट्रलिटी। तो ये क्या है? मतलब आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी है क्या? तब हम नॉन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते कि है क्या, और नाम जो था इसी को अडॉप्ट करके चल रहा था, ठीक है। अब देखो, आइसोलेशन क्या होता है? इसको नाम को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया इस पॉइंट को लेकर, भाई तुम पॉलिसी आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी का फॉलो करते हो। तो अब पहले समझने वाली बात है कि आइसोलेशन है क्या और न्यूट्रलिटी है क्या। फिर हम बात करेंगे कि वेदर इट्स राइट टू क्रिटिसाइज नाम। अब देखो, आइसोलेशन मींस रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द, सॉरी, रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, बट रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, मतलब आइसोलेशन मतलब तो ये होता है कि हम वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ भी रोल प्ले ना करें, हमें पता ही नहीं चल क्या रहा है। लेकिन क्या हम बोलेंगे कि नाम आइसोलेटेड था? नो, बिकॉज नाम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू राइवल अलायंसेस विच हेल्प्ड इन अटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। तो बेसिकली क्या हो रहा था, सॉरी, जो नाम था ना, वो नॉन आइसोलेशन पॉलिसी फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो एज ए मीडिएटर काम करता था इन राइवल अलायंसेस के बीच में, और हमेशा मदद करता था कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, स्टेबिलिटी आए पूरे वर्ल्ड में। ओके, अब आते हैं न्यूट्रलिटी की बात कर लेते हैं। न्यूट्रलिटी मींस पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी मतलब होता है वैसे कि हम, लड़ाई हो रही है, लड़ाई से, लड़ाई अगर 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है, तो हम भाई पीछे ही हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। द स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी, अगर कोई न्यूट्रलिटी फॉलो करता है, तो दे डिड नॉट हेल्प इन एंडिंग ऑफ वॉर। वो कभी मदद नहीं करेगा कि दो में या 3 में जिनमें भी लड़ाई हो रही है, कि मैं उसको रोकू या फिर उसको खत्म करूं। लेकिन अब बात करते हैं नाम की, कि वो नॉन न्यूट्रलिटी पॉलिसी कैसे फॉलो कर रहा था। लेकिन जो नाम था, वो हमेशा काम करता था कि जो भी वॉर बीच में कंट्रीज की हो रही है, उसको रोकने के लिए। और अगर हो भी गई है वॉर, एक तो प्रिवेंट करता था, अगर हो भी गई है तो उसको कैसे एंड किया जाए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो कर रहा था। दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन आइसोलिज्म एंड नॉन न्यूट्रलिटी। ओके, सो दिस मच इज अंडरस्टूड, आई होप। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ नॉन अलाइन कंट्रीज कैटेगराइजेस लीस्ट डेवलप कंट्रीज। अब मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं इसके लिए। अब क्या हुआ था, जो
LDCs क्या होती है बेसिकली? लीस्ट डेवलप कंट्रीज। क्या होती है? लीस्ट डेवलप कंट्रीज। हम क्या हुआ था उस टाइम पे, हमने ना फर्स्ट कुछ टर्म्स दिए थे उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये वर्ड्स बहुत ही कॉमनली यूज होते थे उस टाइम पे। पहले मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मतलब यूएस, ठीक है। एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्री में आ गई कम्युनिस्ट ब्लॉक, जो पूरा का पूरा यूएसएसआर के साथ जो कंट्रीज थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को क्या देखा जाता, जो इन दोनों के साथ नहीं है उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया जाता था, और उनको ये बोला जाता था कि ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, और इनको क्या है, ये न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, मतलब कि ये लीस्ट डेवलप है या डेवलपिंग कंट्रीज है या न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, मतलब कि डेवलपमेंट में जिसमें स्कोप है, अभी और डेवलपमेंट का स्कोप है और ज्यादा स्कोप है। बोलने का मतलब है कि ये इनको अपग्रेड करने की जरूरत है, इनको डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन आज थर्ड वर्ल्ड की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या था कि उस टाइम पे 1961 में जब बेलग्रेड में सर्बिया में समिट हुआ था नाम का, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इकोनॉमिक इश्यूज पे कोई ध्यान नहीं था। मतलब नाम क्या थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उस टाइम पे कोई इकोनॉमिक इश्यूज पे इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा था। लेकिन जब 1970s में हम आए, तब देखा गया कि इकोनॉमिक इश्यूज बहुत जरूरी है, उनपे स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारी कंट्रीज है, नाम के अंदर जो भी कंट्रीज है, वो देखा जाए तो एलडीसी से अंदर आती हैं। और अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर तो उसे हमेशा ही रिचर कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो पहला मुद्दा ये है कि हमें खुद ब खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट होना है कि हमें दूसरी कंट्रीज पे बिल्कुल भी डिपेंड ना होना पड़े। तो इन द मिडल ऑफ 1970s क्या हुआ था कि इनके ऊपर मतलब इकोनॉमिक इश्यूज पे ध्यान दिया गया, तो ये न्यू आया, ठीक है। अब देखो ये क्या था, अब मैं आपको एक बैकग्राउंड मैंने बता दिया, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, मेजॉरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज कैटेगराइज एज एलडीसीज, ठीक है। जो भी नॉन अलाइंड कंट्रीज जो आ रही थी, ज्यादातर जो मेजॉरिटी में थी, उनको लीस्ट डेवलप कंट्रीज बोला गया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज का, इंडिपेंडेंट कंट्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। अदरवाइज उनको हमेशा रिचर कंट्रीज पे क्या करना पड़ेगा था, डिपेंड होना पड़ेगा। अगर मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं दूसरी की तरफ देखूंगी, काश ये मेरी मदद कर दे, राइट। फिर मेरी जो इंक्लिनेशन है उसकी तरफ हो जाएगी। सो इसीलिए नाउ आइडिया ऑफ नियो ओरिजिनेटेड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। मैं आपको बता चुकी हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या थी। तो उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, पोजीशन को, इकोनॉमिकल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए नियो काम कर रहा था, नियो काम करने करेगा, ऐसा सोचा गया था। अब क्या था, अंगटाड क्या है ये, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर से बोलूंगी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इस इन्होंने ये जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए, ऐसी चीजें लाए कि ट्रेड को अपग्रेड किया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए। तो ट्रेड बढ़ेगा तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बढ़ेंगी इन कंट्रीज की, ये सोचा गया। तो अंगटाड का मेन रोल था। तो इसने क्या किया, इन इश्यूज को एड्रेस किया। भाई जो जो ये नाम कंट्रीज बोल रही है, उन इश्यूज पे एक रिपोर्ट तैयार की 1972 में। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, उन्होंने सोचा अब एक नई पॉलिसी लेकर आएंगे ट्रेड की, जिसमें हम सच्ची में ये सोचेंगे कि मतलब ये हो सकता है कि आगे हमारी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है वो डेवलप हो जाए। इट वाज अ मल्टीलैटरल फॉरेन, ये समझने वाली बात है, मल्टीलैटरल फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है। मल्टीलैटरल, आपने बायलैटरल तो बहुत बार सुना होगा, मल्टीलैटरल क्या है, लैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। तो मल्टीलैटरल मतलब कि दो से ज्यादा जब कंट्रीज किसी नेशनल अफेयर में, इकोनॉमिक अफेयर में इन्वॉल्व होती है, तो उसको मल्टीलैटरल बोला जाता है। तो इट वाज अ मल्टीलैटरल फॉरेन पॉलिसी। बहुत सारी गवर्नमेंट, दो से ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व थी, तो उसे मल्टीलैटरल फॉरेन पॉलिसी बोला गया था। इसलिए इसको where large number of countries work together to enhance the capacity building, right? अब बात करते हैं आगे। तो इन्होंने प्रपोज किया, दे प्रपोज द रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। भाई हम ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जिससे पूरे के पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे, अब उन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहली बात आती है, गिव द एलडीसीज कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की, तो उन्होंने ये रिफॉर्म्स डाले। सबसे पहला था कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है ना, उसको नेचुरल, जो उसके खुद के नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर पूरा हक दिया जाए। जो कि पहले कौन एक्सप्लॉइट कर रहा था, डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज। तो अब पूरा होल्ड किनका होगा, लीस्ट डेवलप कंट्रीज का
अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज पे होगा। एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, सेल द प्रोडक्ट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रेड। इस लाइन का मतलब ये है कि वेस्टर्न मार्केट्स में उन्हें एंट्री मिलेगी, जिससे कि जो भी उनका प्रोडक्शन है, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो बेच पाएंगे, और बेचने के बाद क्या होगा, वो इन चीजों से, इस ट्रेड से बहुत ही बेनिफिट उठाएंगे और इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्री से अगर कोई भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं या फिर खरीदते हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स कुछ भी लेते हैं प्रोडक्शन के मीन्स के, कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट होगा उसको कम किया जाएगा। फिर था नेक्स्ट इज प्रोवाइड द एलडीसीज विद द ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि जो least developed countries है, they also get benefits from IMF, that is International Monetary Funds, World Bank etc. मतलब कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, LDCs को मिलेगी इन एनी कंटेक्स्ट इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली ये हमारे कुछ 4 रिफॉर्म्स थे जो कि LDCs के लिए किए गए थे, सो दैट दे शुड प्रोग्रेस efficiently, okay, economically, efficient in the context of economy. नाउ नो, ड्यूरिंग, ये मैं आपको पॉइंट पहली बता चुकी हूँ, 1961 में कोई इकोनॉमिक इश्यूज पे इतना कुछ स्ट्रेस नहीं था, बट मिडल ऑफ 1970s में इकोनॉमिक इश्यूज पे स्ट्रेस किया गया। तभी क्या हुआ था, तभी ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नेक्स्ट, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ न्यू ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, इसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर फेलियर ऑफ न्यू। क्या हो रहा था, स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम डेवलप कंट्रीज। अब देखो, जो भी डेवलप कंट्रीज थी वो इसके अगेंस्ट थी, उनको तो इतना कुछ फायदा नहीं हो रहा ना, तो वो जो थी बहुत ही अगेंस्ट इसके न्यू के। lack of unity among non-aligned member countries and disparity created divergent interest among member states. यूनिटी नहीं थी, और जहां यूनिटी नहीं होती वहां आपको लगता है कोई चीज पॉसिबल है? नो। तो बेसिकली जो नैम ने जिसको, नैम जो नॉन अलाइंड मेंबर कंट्रीज थी उनमें यूनिटी नहीं है, तो आप चाहोगे जो उनके फायदे के लिए चीज बनी है वो प्रोग्रेस कर पाएगी? नो। तो यूनिटी नहीं थी, और व्यूज में हमेशा डिस्पैरिटीज रहती थी, उनकी नीड्स में डिस्पैरिटी रहती थी, जिसकी वजह से ये फॉलो नहीं हो पाया न्यू। नेक्स्ट इज ड्यू टू द लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल। ये भी एक पॉइंट था, लैक ऑफ कमिटमेंट, इतना कोई कमिटेड वे में इसको परफॉर्म नहीं कर रहा था, अंदर से ही कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी कि दैट वी नीड टू फॉलो इट स्ट्रिंजेंटली, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज नो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑब्जर्व इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिनेरियो आफ्टर 5 years ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू। जब न्यू अडॉप्ट भी किया 5 साल तक चला, तो उसमें देखा गया कि पूरा उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आया, तो वो जो एक वो था ना कि मन में कि नहीं इससे कुछ बेनिफिट्स आएगा। जब एक बात होती है, अगर हम बहुत टाइम तक कुछ काम कर रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है, तो हमारा थोड़ा सा पेशेंस लेवल, हमारी जो एनर्जी लेवल, उसमें थोड़ी कमी आती है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि देखा गया कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे वो इतने आ नहीं पाए। 5 साल तक हमने अडॉप्ट भी किया, तो जो होप था इससे रिलेटेड वो नहीं रहा। तो ये थे कुछ रीजंस कि न्यू जो था वो फेल हो गया। I hope you have understood these following topics. We'll just do the quick revisions of all the topics which we have discussed today. So today we have discussed challenge to bipolarity, NAM, NEO, and reasons for failure of NEO. First, challenge to bipolarity, ठीक है? Thereafter, roots of NAM. Roots of NAM में मैंने आपको 5 founder members बताए, ठीक है, कौन कौन थे। फिर उसके बाद मैंने NAM के बारे में कुछ आपको important चीजें बताई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको उसका क्यों पॉसिबल हुआ नाम का बनना ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि पॉलिसी ऑफ नॉन आइसोलिज्म एंड नॉन न्यूट्रलिटी, कि नाम कैसे नॉन आइसोलिज्म और नॉन न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स थे वो हमने पढ़ लिए। देन हमने रीजंस फॉर फेलियर ऑफ न्यू भी पढ़ लिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स गिवन इन दीज स्लाइड्स. So keep following Study Smart Wala. Like, share, comment, and subscribe. Happy learning. So we'll meet soon in my next video. Have a good day.